ओहो, तो क्या चल रहा है गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के आने वाले एग्जाम में 4 ऐसे सवाल जो क्वेश्चन पेपर में छप चुके हैं। तो वेट किस बात का है गाइस, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सोलहवां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा, लेकिन अगर समझ नहीं भी आया है तो हम इसे सॉल्व करके और पहले समझ लेते हैं। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। इस सवाल में क्या बताया जा रहा है? इस सवाल में असलम चाचा को 1 लाख रुपया पैसा मिला है जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दिया है। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। 1 लाख रुपया असलम चाचा को दे दिया। असलम चाचा ने क्या किया? ये पैसा ले जा करके 2 अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, एक बैंक में और एक पोस्ट ऑफिस में। जब पहले वाले जगह पे उनको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे वाली जगह पे उन्हें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। असलम चाचा जाते हैं 1 साल के बाद और वो दोनों जगह से इंटरेस्ट उठा करके ले करके आते हैं, और वो जब मिला करके उसे काउंट कर देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये टोटल इंटरेस्ट 5400 रुपीज़ की है। तो हमें इस सवाल में कैलकुलेट क्या करना है? हमें इस सवाल में कैलकुलेट करना है कि असलम चाचा ने बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट कराया था और पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा डिपॉजिट कराया था। तो हम लोग इस सवाल को मेथड ऑफ एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इससे कैसे सॉल्व किया जाता है? इस सवाल को हम लोग ऐसा इमेजिन करेंगे कि पूरा पैसा 5% इंटरेस्ट पे डिपॉजिट हो गया। एक बार ये इमेजिन कर लेंगे और एक बार इमेजिन करेंगे कि पूरा पैसा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट हो गया। ऐसे इमेजिन करके आगे बढ़ते हैं और आगे मैं सवाल को अच्छी तरीके से और समझाता हूं। तो चलते हैं बोर्ड की ओर। लेट सपोज whole money was deposited at the rate of 6% per annum। अगर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम से होल मनी जो कि 1 लाख रुपीज है वो डिपॉजिट हो जाता है, तो 1 साल के बाद हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करेंगे। ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करते हुए सिंपल इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो यहां से निकल के आ जाएगा 6000। अगर पूरा पैसा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट हो जाता है जो कि असलम चाचा ने करवाया नहीं था, तो अगर ऐसा वो डिपॉजिट कराते तो उनको इंटरेस्ट कितना मिलता? 6000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलता। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कराया नहीं। अब हम लोग ऐसा सपोज किए थे। अब हम लोग सपोज करते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। ऐसा हम लोग सपोज करके आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज कि पूरा पैसा होल मनी was deposited at the rate of 5% पर annum। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आना चाहिए था? 1 लाख रुपया 5/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम 1 ईयर। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आना चाहिए था? 5000। तो असलम चाचा को तो ना ही 5000 रुपया मिला है ना ही 6000 रुपया मिला है, उन्हें तो मिला 5400। तो इसी तरीके से हम लोग को आगे बढ़ते हुए सवाल को सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो हाँ दोस्तों, बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा था? 5% पर एनम। और पोस्ट ऑफिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा था? 6% पर एनम। हमने जो अज्यूम किया था 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा था?
₹5,000 और हमारे अजम्पशन से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पूरा पैसा डिपॉजिट करने पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? ₹6,000। लेकिन असल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? 5,400। तो मेथड ऑफ एलिगेशन से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या किया जाता है, हमारा एक अजम्पशन ये है, एक अजम्पशन ये है और रियलिटी यहाँ पे है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग को करना है, बड़े वाले चीज़ से छोटे वाले चीज़ को सब्ट्रैक्ट करें। 6,000 में से 5,400 अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो कितना बचेगा? 600। और फिर इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन सा है? ये बड़ा है और ये छोटा है। फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करें तो 5,400 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट हो जाने से कितना बचेगा? 400। अब ये रेशियो हमारे पास आ चुका है, इसको सिंपल करते हैं तो ये 6:4 यानी कि 3:2 हो जाएगा। तो ये रेशियो किस चीज़ का है? ये रेशियो है जिस रेशियो में पैसा डिपॉजिट हुआ था। अगर 5 रुपया मेरे पास था तो 3 रुपया बैंक में डिपॉजिट हुआ और 2 रुपया पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट हुआ था। ये इस बात का रेशियो है। तो हमारे पास तो 5 रुपया नहीं था, हमारे पास था 1,00,000 रुपया। तो इसी हिसाब से इस रेशियो में अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कि यहाँ कितना डिपॉजिट हुआ था और वहाँ कितना डिपॉजिट हुआ था। तो आइए हम लोग करते हैं सम ऑफ रेशियो यानी कि 3 + 2 वो 5 यूनिट होता है। और इस सवाल के हिसाब से 5 यूनिट हमारा 1 लाख के बराबर है। तो 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर होगा? 20,000 के बराबर होगा। 1 लाख बाई 5 करने से 1 यूनिट यानी कि 20,000 आ जाएगा। तो 1 यूनिट हमारा 20,000 के बराबर होगा। तो 3 यूनिट हमारा 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000 के बराबर होगा। यानी कि बैंक में डिपॉजिट किया हुआ पैसा 60,000 रुपया है। बैंक रेशियो हमारा ये कहाँ से आया था? बैंक वाले जगह से आया था। तो 3 यूनिट यानी कि 60,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया गया था और 2 यूनिट पोस्ट ऑफिस में किया गया था। तो 2 यूनिट का भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 यूनिट यानी कि 20,000 इंटू 2 यानी कि 40,000। तो 2 यूनिट पैसा यानी 40,000 रुपया 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट हुआ था और 60,000 रुपया यानी कि 3 यूनिट बैंक में डिपॉजिट हुआ था। तो मेथड ऑफ एलिगेशन से हमने इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। हमारा आंसर क्या है? 60,000 और 40,000। तो ऐसे इस तरीके से असलम चाचा ने दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। तो गाइस, पिछला सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये बहुत आसान सवाल था और ये माध्यमिक जो एग्जाम है ना, इसमें आसान सवाल ही आते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। आप लोग कभी डरिएगा मत, आसान सवाल ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। मुझे पता है कि ये सवाल आपको समझ आ गया है और बाकी सारे सवाल हम लोग आगे करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर से जा करके मेरी पिछली वीडियो देख ले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें। अरे अरे सर कहाँ आ रहे हैं आप? को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। तो भाइयों और बहनों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए अगला वाला सवाल। हाँ, तो रेखा दीदी ने 10,000 रुपया डिपॉजिट कराया। रेखा ने 10,000 रुपया डिपॉजिट कराया है, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट लेकर के उन्होंने 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट कराया और कुछ अमाउंट लेकर के 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जमा कराया। पूरा टोटल 10,000 रुपया कहीं भी डिपॉजिट नहीं हुआ है। कुछ अमाउंट यहाँ गया, कुछ अमाउंट वहाँ गया। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ अमाउंट और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ अमाउंट। फिर रेखा दीदी बिजी हो जाती है अपने फिल्म पे शूटिंग में और क्या करती है
कि 2 साल के बाद वो बैंक में जाती है, यहाँ से भी इंटरेस्ट लेकर के आती है और यहाँ से भी इंटरेस्ट लेकर के आती है। दोनों को एक साथ जब इकट्ठा करती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास 1280 रुपीज़ है। और वो बैंक से कितना दिन के बाद बैंक में पहुंची थी? 2 सालों के बाद। तो हमें ये पता करके बताना है कितना पैसा जमा हुआ था 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इस जगह पे कितना पैसा जमा हुआ था 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो हम लोग करते हैं ये सवाल को स्टार्ट। ये हमारा सवाल पिछले सवाल जैसा ही है। अगर आप चाहें तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सवाल को सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये माध्यमिक में आने का फुल कैपेसिटी रखता है। तो ध्यान से देखिए सवाल। हाँ, तो रेखा दीदी के पास टोटल अमाउंट कितना है? रेखा दीदी के पास, चलो रेखा दीदी नहीं लिखते हैं क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए रेखा लिखते हैं। रेखा के पास, रेखा जी कर दो। रेखा जी के पास 10,000 रुपीज थे, लेकिन 10,000 रुपया वो चाहती तो एक जगह डिपॉजिट कर सकती थी, लेकिन वो बहुत दिमाग चला करके क्या करती है, कुछ पैसा यहाँ डिपॉजिट करती है, कुछ पैसा वहाँ डिपॉजिट करती है कि बैंक कब ना कब डूब जाएगा, किसी को पता नहीं। वो बहुत चालाक है और दोनों अलग अलग अमाउंट अलग अलग जगह पे डिपॉजिट करती है। तो वो कहीं पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करती है कुछ अमाउंट, और कुछ अमाउंट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करती है। तो हम लोग को पता करना है कि यहाँ कितना डिपॉजिट हुआ और यहाँ कितना डिपॉजिट हुआ। तो पिछले सवाल जैसा सपोज कर लो कि टोटल पैसा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट हुआ, और फिर सपोज कर लेंगे कि टोटल पैसा 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट हुआ। तो लेट अस सपोज whole money was deposited at 6% रेट। अगर पूरा पैसा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट हो जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट का ब्रह्मास्त्र लगाते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। 2 साल के लिए डिपॉजिट हुआ था तो टाइम तो 2 ईयर्स हो जाएगा, 00 कैंसिल, 600 इंटू 2 मतलब कि 1200 रुपया उनको मिलना चाहिए था अगर वो पूरा पैसा जा करके 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगा देती। लेकिन उन्होंने तो ऐसा किया नहीं था, 7% इंटरेस्ट पे भी उन्होंने कुछ पैसा लगाया है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि पूरा पैसा 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लगाया गया है। तो यहां से 1200 आ गया, इसको दिमाग में रखिएगा। लेट अस सपोज whole money was deposited at 7% रेट। अगर पूरा पैसा 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट हो जाता तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट मिलता? तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलता प्रिंसिपल पूरा पैसा इंटू रेट इंटू टाइम, जो कि 2 साल का है। 00 से 00 कैंसल, 700 इंटू 2 यानी कि 1400। तो 1400 रुपये मिलता अगर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पूरा पैसा जाता, और 1200 रुपये मिलता है जब पूरा पैसा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाता है। तो यहाँ आती है बारी मेथड ऑफ एलिगेशन का इस्तेमाल का। तो चलो करते हैं मेथड ऑफ एलिगेशन का इस्तेमाल। फर्स्ट बैंक जहां पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और सेकंड बैंक जहां पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। जहां 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है वहां से टोटल इंटरेस्ट हम लोग को कितना मिलता? अगर हम लोग पूरा पैसा डिपॉजिट करते तो अभी हम लोगों ने निकाला था कि 1200 रुपया हमें मिलने वाला था, और अगर पूरा पैसा 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया जाता तो कितना इंटरेस्ट मिलता? 1400 रुपीज। लेकिन रेखा जी को असल में कितना पैसा मिला है? रेखा जी को असल में पैसा मिला है 1280 रुपया। और मेथड ऑफ एलिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और रेशियो यहाँ लिखते हैं। और जैसे ही हम लोग रेशियो लिख लेते हैं
तो जो पैसा डिपॉजिट हुआ था उसका अनुपात यानी कि रेशियो हमारे पास निकल के सामने आ जाता है, और उसको तोड़ते ही, रेशियो में तोड़ते ही हमें पता चल जाता है कि इस जगह पे कितना पैसा डिपॉजिट हुआ था और इस जगह पे कितना पैसा डिपॉजिट हुआ था। तो चलो करते हैं। 1400 में 1280 जाने से कितना बचेगा? 120। 120 और 220 में 1280 में से 1200 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 80। इस रेशियो को सिंपलीफाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 12:8। 12:8 यानी कि 3 के टेबल से अगर कैंसिल कर, 4 के टेबल से 3 टाइम्स और 4 के टेबल से 2 टाइम्स, तो हमारे पास रेशियो कितना निकल के आता है? 3:2। यानी कि जहाँ पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे पैसा, टोटल पैसा का 3 भाग डिपॉजिट हुआ है, और जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम है वहाँ पे पैसा का 2 भाग डिपॉजिट हुआ है, और टोटल पैसा हमारा कितना है? 3 + 2 5 पार्ट। यानी कि अगर 5 पार्ट 10,000 के बराबर है तो 1 पार्ट 10,000 बाई 5 यानी कि 2,000 के बराबर होगा। तो 3 पार्ट 2,000 इंटू 3 यानी कि 6,000 के बराबर होगा। और यहां ही लिख देता हूं, 2 पार्ट यानी कि 2 रेशियो हमारे पास 2,000 इंटू 2 यानी कि 4,000 के बराबर होगा। तो 2 पार्ट यानी कि 4,000 रुपया 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रेखा ने डिपॉजिट कराया था, और 3 पार्ट यानी कि 6,000 रुपया 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रेखा ने डिपॉजिट कराया था। तो क्या आपको ये सवाल समझ में आ चुका है? नहीं। मेथड ऑफ एलिगेशन से ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया होगा, और माध्यमिक का पेपर आते ही अगर ये सवाल आपको दिखता है तो आप तो छक्के छुड़ाने वाले हैं क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, क्या आप अपने आसपास के रहने वाले लोगों यानी कि पड़ोसियों के बारे में कभी भी बुरा भला बोलते हैं? मुझे तो लगता है कि आप नहीं बोलते होंगे। वैसे ही हमारा जो देश है भारत, उसका एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। इसके बारे में तो बुरा भला बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हाँ, सभी को पता है कि पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा गरीब देश है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये तो इस सवाल में यही बताया जा रहा है। इस सवाल में क्या बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय स्टेट बैंक से 2,40,000 का एक लोन लिया है। लोन उसे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया है, और ये लोन ले करके वो एक बिल्डिंग बनाना चाहता है। बिल्डिंग बना करके वो क्या करेगा? वो ये चाहता है कि बिल्डिंग बना करके उसे मंथली रेंट पे दे दिया जाए, और उससे जो रेंट आएगा उस पैसे से ये अपना लोन चुकाना चाहता है। ठीक है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं जो बिल्डिंग बनाऊंगा उसे रेंट पे 5,200 रुपीज़ पे दूंगा, और ये जो बिल्डिंग है इसको बनने में लोन लेने से 1 साल का टाइम लग जाता है। तो हमें इस सवाल में बताना है सॉल्व करके कि कितने टाइम में वो पैसा जो रेंट से वो लेगा उसके मदद से इस लोन को चुकता कर सकता है। तो क्या आपको ये सवाल समझ में आ चुका है? तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। पाकिस्तान ने लोन कितना लिया है? 2,40,000। मान लो इसने आज लोन लिया और इसने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, 1 साल का टाइम गुजर गया। 1 साल का टाइम गुजर गया, तब तक ये बिल्डिंग
बन के तैयार ही हुई थी। तब तक तो ये रेंट पे इसको लगा नहीं सकता था, वरना ये बिल्डिंग तैयार होती नहीं, और इससे पहले अगर रेंट पे लगा देता तो कोई तो उसे रेंट पे लेता ही नहीं। तो 1 साल का वक्त गुजर गया इस बिल्डिंग को रेडी होने में। और पाकिस्तान क्या सोचता है कि 1 साल जब वक्त गुजर गया, अब इसे मैं लगा देता हूं रेंट पे, और रेंट ये कितना चार्ज करेगा, 5200 रुपीज़। अब ये चाहता है कि इस रेंट अमाउंट से ये पूरा 2,40,000 का जो लोन है और इस पे जो इंटरेस्ट लगा है, जिससे ये एक अमाउंट में कन्वर्ट हो चुका है, इस अमाउंट को इस रेंट से चुका दे। तो इस चुकाने के प्रोसेस में उसे कितना टाइम लगेगा, यही सवाल पूछा गया है। तो हम लोग को समझना क्या है, देखिए ये जब अमाउंट लोन के रूप में लिया गया था और जब ये रेंट शुरू हुआ है, इसके बीच में 1 साल का गैप आ चुका है। तो ये अगर मंथली रेंट इतना लेता है तो सालाना रेंट जितना लेगा, उस पैसे से इसको चुकाने में कितना टाइम लगेगा, ये सवाल में पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। मान लीजिए कि ये पैसा जो है 2,40,000 रुपया एक्स टाइम के लिए लोन दिया गया, एक्स टाइम के लिए लोन दिया गया, और ये जो बिल्डिंग है तब ये रेंट कितने टाइम के लिए देगा, जो ये पैसा पूरा इसको वापस लोन चुकाने लायक मिल जाएगा, x माइनस 1 ईयर्स। क्योंकि अगर ये लोन x ईयर्स के लिए दिया गया है और इसको पैसा जो रेंट से मिल रहा है उससे चुकाना है, तो x माइनस 1 ईयर क्यों होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग ही 1 साल बाद बन के तैयार हुई थी। पहले जब लोन ले लिया गया उससे 1 साल बाद का टाइम बीत गया, तब ये बिल्डिंग बन के तैयार ही हुई थी, और उसके बाद से ये रेंट लेना शुरू किया है। तो लोन तो x ईयर्स के लिए, मान लीजिए 5 साल के लिए लोन तो लिया गया था, तो ये कितने साल में पैसा चुकाना चाहता है, x माइनस 1, यानी कि 4 साल में पैसा चुकाना चाहता है। तो हम लोग को तो टाइम पीरियड पता नहीं है, इसीलिए हम लोग x मान के कैलकुलेट करेंगे। तो इस हिसाब से 2,40,000 रुपया x टाइम के लिए लोन दिया गया, हम लोग ये मान लेते हैं। तो इसे पैसा चुकाना कितना है ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट हम लोग को निकालना पड़ेगा कितना चुकाना है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल हम लोग को पता है 2,40,000 रुपया है, 40,000, और इंटरेस्ट अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्रह्मास्त्र, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल 2,40,000 इंटू रेट यानी कि 12% इंटू टाइम, जो कि हमको पता ही नहीं है, x ईयर्स। तो ये हमारा हो गया, कैंसिल कर दो इसको, 2400 इंटू 12 इंटू एक्स, या इसको कैंसिल यहाँ नहीं करते वो भी सही रहता, इसको कैंसिल मत ही करो, चलो ये ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाएगा, और अमाउंट अगर हमको चाहिए तो अमाउंट के लिए 2,40,000 प्लस 240 इंटू 12 बाई 100 इंटू एक्स, ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट, इतना उसको चुकाना है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब गौर से देखिए, बिल्डिंग बन के तैयार होने में 1 साल का टाइम लग गया, तब तक तो ये लोन चल ही रहा था, और 1 महीने में वो कितना मंथली रेंट ले रहा है, 5,200 रुपीज़। तो 12 महीने में वो कितना रेंट लेगा, यानी कि 1 साल में उसे इतना रेंट लेना पड़ेगा, और ये कितना टाइम तक के लिए लेना पड़ेगा, जब उसका लोन चुकता हो जाएगा। तो x अगर ईयर्स लोन पीरियड है तो इसको x माइनस 1 ईयर्स के लिए लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट के
बराबर हो जाएगा लोन अमाउंट के बराबर। लोन अमाउंट के बराबर इतना पैसा हो जाएगा। तो हम लोग क्या इसको इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो इसको इसके साथ इक्वेट कर देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 240,000 प्लस 240,000 इंटू 12/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5200 इंटू 12 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको इरेज कर देते हैं और अब इसे सॉल्व करते हैं। 2,40,000 प्लस 0 से 0 को कैंसिल ही कर दो। 2400 इंटू 12 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5200 इंटू 12 इंटू एक्स माइनस ये माइनस 5200 इंटू 12 इंटू 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अब इसको सॉल्व करना है। 2,40,000 जो एक नंबर है इसको एक तरफ रखना है और ये भी एक नंबर है, इसको एक तरफ ले आओ। 5200 इंटू 12 इक्वल्स टू ये उस तरफ चले जाएगा 5200 इंटू 12 एक्स माइनस 2400 इंटू 12 एक्स। तो x वाले टर्म को हम लोगों ने एक तरफ कर लिया और नंबर वाले टर्म को एक तरफ कर लिया है। तो दोस्तों आगे मैंने सॉल्व करके लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस के जगह पे प्लस दे दिया है और मैंने यहाँ पे फॉल्ट कर दिया था, तो आप लोग ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो आगे सॉल्व करके 302,400 इक्वल्स टू 336,00 x के बराबर आ चुका है। तो अगर हम लोग इसको 302,440 डिवाइडेड बाय 336,00 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। और x का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने पे क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा 9 ईयर्स। तो 9 ईयर्स हमारा x का वैल्यू आ चुका है। तो क्या 9 ईयर्स हमारा आंसर है? तो आंसर है नहीं, 9 ईयर्स हमारा आंसर नहीं है। हमें बताना था कि उसे कितना समय लगेगा पैसा रेंट के रूप में ले करके लोन को चुकाने में। तो ये टाइम जो है x माइनस 1 ईयर्स है, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट में एज्यूम किया था। तो x माइनस 1 ईयर्स यानी कि 9 माइनस 1 ईयर्स, तो 8 ईयर्स हमारा इस सवाल का आंसर होगा। x माइनस 1 यानी कि 9 ईयर्स माइनस 1 8 ईयर्स। तो 8 साल का लंबा वक्त लगेगा पाकिस्तान को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया हुआ लोन को चुकाने में। तो क्या ये सवाल आपको समझ आ चुका है? मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल आपको समझ आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे इस आस्क नॉलेज के YouTube चैनल से आप जुड़े रहना चाहते हैं और इसके नोटिफिकेशन को रिसीव करना चाहते हैं सबसे पहले, तो प्लीज बेल आइकन को दबा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि शिक्षा को बांटना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे इसने पिया वो दहाड़ा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। तो वाह, क्या ये सवाल था। रोहित शर्मा ने तो एक लंबा छक्का मारा है और क्या किया है कि कुछ पैसा अपने बेटियों के लिए डिपॉजिट किया है बैंक में। उनकी एक बेटी का उम्र 13 वर्ष है यानी कि 13 ईयर्स और एक बेटी का उम्र 8 ईयर्स है यानी कि 8 वर्ष। बैंक में वो जो पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट कराते हैं। और वो इस तरीके से स्कीम में डिपॉजिट कराते हैं कि जैसे कि कोई भी एक बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तो उन्हें 1,20,000 रुपया मिलेगा। दोनों ही बेटी को 18 वर्ष पूरे करने पे 1,20,000 रुपया मिलेगा। पहली बेटी 13 वर्ष की है और दूसरी बेटी 8 वर्ष की है।
दोनों को ही एक बराबर 1,20,000 रुपया 18 वर्ष के होने पे मिलेगा। तो हमें ये पता करना है कि रोहित शर्मा ने पहले बेटी के लिए कितना डिपॉजिट कराया बैंक में और दूसरी बेटी के लिए कितना बैंक में डिपॉजिट कराया कि दोनों को ही 18 वर्ष पहुंचते पहुंचते 1,20,000 रुपया का अमाउंट मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। हमारे इस सवाल में ध्यान से समझने वाली बात यह है कि एक बेटी फर्स्ट डॉटर एज, पहली बेटी का उम्र क्या है 13 इयर्स और उसको 18 साल पूर्ण करने में यानी कि 18 साल के होने में कितना वक्त लगेगा 5 इयर्स का वक्त लगेगा 18 इयर्स के होने में। और दूसरी बेटी यानी कि सेकेंड डॉटर कितने वर्ष की है 8 इयर्स यानी कि 8 वर्ष की है और इसे 18 वर्ष के होने में कितना वक्त लगेगा 10 साल लगेगा और ये 18 वर्ष की यानी कि 18 इयर्स की हो जाएगी। तो पहली बेटी के लिए जो पैसा डिपॉजिट किया होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए बैंक में रहेगा और उस पर जो ब्याज लगेगा वो प्रिंसिपल के साथ में मिल करके 18 वर्ष पे उसे 1,20,000 रुपये के रूप में मिलेगा। और दूसरी बेटी को जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करा के दिया गया है वो पैसा कुछ इस तरीके से है कि उस पे 10 साल का इंटरेस्ट लगने के बाद वो जो पैसा मिलेगा वो भी 1,20,000 रुपया का होगा। तो हमें पता करना है कि रोहित शर्मा ने पहली बेटी के लिए कितना पैसा जमा किया था और दूसरी बेटी के लिए कितना पैसा जमा किया था। हमें इतना पता है कि रोहित शर्मा ने पूरा जो पैसा है वो बैंक में अलग अलग टाइम के लिए डिपॉजिट कराया है। तो दोस्तों पहले वाली बेटी के लिए प्रिंसिपल मान लीजिए कि P1 है, इतना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया गया और इसके साथ में सिंपल इंटरेस्ट भी लगा होगा, तब ये जाकर के पैसा 1,20,000 रुपया हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितने वर्ष के लिए लगाया गया है 5 इयर्स के लिए लगाया गया है। तो हम लोग चलिए सिंपल इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं पहली वाली बेटी के लिए जिसका अभी एज 13 इयर्स है। तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल यानी कि P1 इंटू रेट यानी कि 10% पर एनम और टाइम 13 ईयर्स से 18 ईयर्स होने में उसके 5 साल का वक्त लगेगा, इसीलिए 5। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया 10 और 5/2 तो P1/2। तो हमारे पास क्या मिल करके आता है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या आता है P1/2। तो हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं P1 प्लस P1/2 इक्वल्स टू 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये ऐसा हो जाए नीचे में एलसीएम लेने पे तो 2P1 प्लस P1 इक्वल्स टू 1,20,000 और 3P1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1,20,000 और P1 इक्वल्स टू 2/3 इंटू 1,20,000। इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ से आएगा 40,000 और 40,000 2 से इंटू होकर के हो जाएगा 80,000 रुपीज़। तो रोहित शर्मा ने पहले वाले बेटी के लिए जो कि अभी 13 इयर्स की है उसके लिए बैंक में 80,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा दी है कि जैसे ही वो 18 इयर्स की हो जाएगी उसे 1,20,000 रुपया मिल जाएगा अमाउंट के रूप में। तो चलो बढ़ते हैं दूसरी बेटी की ओर और देखते हैं कि रोहित शर्मा ने दूसरी बेटी के लिए कितना पैसा डिपॉजिट कराया था। तो दूसरे बेटी के लिए मान लीजिए रोहित शर्मा ने P2 अमाउंट डिपॉजिट कराया और उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा और वो जब वो 18 साल की हो गई तो उसे 1,20,000 रुपया मिलता है। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने टाइम के लिए लगा इस अमाउंट पे जो कि P2 है वो लगा है 10 इयर्स के लिए। 10 इयर्स के लिए। तो चलो यहाँ पे ब्रह्मास्त्र को फोड़ते हैं।
ब्रह्मास लगाते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट जो कि है 10% पर एनम इंटू टाइम जो कि है 10 ईयर्स, 10 के टेबल से 10 बार में, 10 के टेबल से 1 बार में। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P2 यहाँ से हमारे पास निकल के आता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं P2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे भी P2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1,20,000। यानी कि 2P2 इक्वल्स टू 1,20,000। यानी कि P2 इक्वल्स टू 60,000। तो पहले बेटे के लिए यानी कि पहले वाले बेटे के लिए P1 यानी कि प्रिंसिपल 80,000 रुपीज़ है और P2 दूसरी वाले बेटे के लिए 60,000 रुपीज़ है। यानी कि रोहित शर्मा ने अपने पहली बेटी के लिए जो बड़ी बेटी है 13 इयर्स की है उसके लिए 80,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करा दिया और छोटी वाली बेटी के लिए 60,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कराया और दोनों ही जैसे ही 18 वर्ष की हुई दोनों को बराबर अमाउंट यानी कि 1,20,000 रुपीज़ मिला है। तो क्या ये सवाल आपको समझ आ चुका है? मुझे लगता है ये सवाल बहुत ही आसानी था और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों इसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर होता है कंप्लीट और आप होते हैं रेडी बोर्ड एग्जाम में मचाने के लिए। तो वीडियो पसंद अगर आया है तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, एक कमेंट छोड़ करके जाएं और अगर वीडियो समझ में आ रहा है और ऐसे वीडियो आपको आगे भी चाहिए तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें